So in today's lecture, we are going to revise convection, application of convection, little bit of radiation, Newton's law of cooling, and then we will be solving numericals today. तो रिवीजन विल बी प्रीटी क्विक एंड क्योंकि इस लेक्चर के नोट्स मैंने अपलोड नहीं किए हैं तो पिछला लेक्चर और ये लेक्चर कंबाइंड नोट्स अपलोड किए जाएंगे. सो बाय कन्वेक्शन व्हाट वी नो इज कि यहाँ पे जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है, वो बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट अ लिक्विड, एग्जांपल दिया है बॉटम से हम हीट कर रहे हैं कंटेनर को, उसमें एक लिक्विड है. तो जो बॉटम पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दे विल रिसीव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो मॉलिक्यूल्स दे विल गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ऑलरेडी दे आर एट लार्ज डिस्टेंसेस, अभी और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा. इन दिस केस डेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है. एंड एडिशनली दे आल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी. तो मॉलिक्यूल्स, दिस हॉट मॉलिक्यूल्स दे विल गो अप, और जो ऊपर कोल्ड मॉलिक्यूल्स दे विल कम डाउन. तो फिर जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा. तो दिस इज लाइक करंट. तो इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं. So the conduction of heat, not the conduction, the transfer of heat from one point to another by actual motion of molecules or particles is called as convection. Simple. एग्जाम में लिखते टाइम पहले कन्वेक्शन डिफाइन कर देना, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया. द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एक्चुअल मोशन ऑफ molecules of that liquid. देन यू नीड टू एक्सप्लेन. तो बस ये एक्सप्लेन करना कि हमने एक वेसल लिया है, उसमें हमने लिक्विड लिया है लाइक वाटर, उसको हम बॉटम से हीट कर रहे हैं. तो व्हेन यू हीट द मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम, दे रिसीव energy, they have kinetic energy, density decreases. Because they have kinetic energy, they go up, because they cannot go up on their own against gravity. तो एनर्जी इसलिए ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आ रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ. देन एनीवेज मैं नोट्स तो देने वाला हूँ तो उसमें भी आ जाएगा ये सब. तो हमने कन्वेक्शन के दो एप्लीकेशन देखे थे. एक हमने देखा था हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम. मैंने आपको बताया था कि कभी भी रूम को अगर हीट करना है तो हीटर्स नॉर्मली बॉटम पे फिक्स किए जाते हैं. तो दे गिव हीट टू द नियर बाय एयर. दिस नियर बाय एयर रिसीव्स हीट. फिर वही प्रोसेस हो रहा है. एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग, देन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग. फिर ये हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे. सेम थिंग. Cooling of transformers. Transformer is a device which is used to convert high voltage to low voltage and vice versa. तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, shown in figure here. ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर बताया मैंने. तो you have a core which is normally made up of soft iron. Iron core है. Soft iron मतलब it conducts magnetic field. तो इस पे दो वाइंडिंग होते हैं, एक एंड पे, एक साइड पे और दूसरे साइड पे. देयर आर टू वाइंडिंग्स. तो हम लोग नॉर्मली इसमें करंट पास करते हैं, राइट. तो दोनों कॉइल में करंट होगा. बाकी डिटेल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर यू विल लर्न इन 12th स्टैंडर्ड इन डिटेल. फिलहाल ये समझो कि इस ट्रांसफार्मर में हेवी करंट होता है. हेवी करंट मतलब हाई वैल्यू ऑफ करंट, मतलब ज्यादा हीट जनरेट होगा. तो हम बोलते हैं डीपी में ब्लास्ट होना. इट इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूज ऑफ करंट. तो यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है, इस हीट को ड्रेन करना है, इसको यहाँ से निकालना है. तो हम ट्रांसफार्मर को एक टैंक में रखते हैं जिसमें एक लिक्विड फील्ड है. तो ट्रांसफार्मर के विसिनिटी में, मतलब ट्रांसफार्मर के जो नियर बाय में लिक्विड है, ऑयल है, दैट विल टेक हीट, इट विल बिकम हॉट, डेंसिटी विल डिक्रीज एंड दैट मॉलिक्यूल्स विल गो अप. तो ऊपर से जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है नीचे आएंगे, बट ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स है दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ कूलेंट, है ना. तो वो कूल होके वापस ये साइकिल रिपीट होगा. तो दिस इज हाउ cooling of transformer is based on the principle of convection. सिंपल सा
बहुत सिंपल ही है ये, सिर्फ आपको लिखना है ये सब जो मैंने बताया है. यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम इफ आई आस्क यू और इफ इन योर कॉलेज दे आस्क यू. उसके बाद हमको देखना है फ्री और फोर्स कन्वेक्शन. तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स हीट होंगे और ये ऊपर जाएंगे, ये सारा फ्री या फिर नेचुरल कन्वेक्शन है. इसमें हमने जबरदस्ती मॉलिक्यूल को ऊपर नहीं भेजा. बट इन केस जैसे मैंने एक हीटर लिया था, रूम हीटर, तो रूम हीटर में क्या हो रहा था कि जो हीटर के पास का एयर है, ओनली दैट वाज गेटिंग हीटेड अप. सिर्फ उसका ही कन्वेक्शन हो रहा था. हमको पूरे रूम को हीट करना है, तो हम इस हीटर में एक ब्लोअर फैन लगा देते हैं. जस्ट लाइक यू हैव ये जो छोटे फैन लगते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन, जस्ट लाइक दैट एक ब्लोअर फैन लगा दिया. अगर आपको देखना होगा कहीं पे कभी, तो जस्ट टू टेल यू कि छोटे ब्लोअर फैन मिलते हैं. सो एक स्मॉल डिवाइस होता है. आई सॉ इट समवेयर ऑन सम, कोई फूड का लॉरी था एंड वो कोयला गर्म करना था उनको, तो कोयला डालने के बाद ही यूज अ स्मॉल ब्लोअर फैन, राइट. तो वो ब्लोअर अगर आप यहाँ पे ब्लो भी कर रहे हो, हीट भी कर रहे हो, ब्लो भी कर रहे हो, तो यू आर फोर्सिंग दिस मॉलिक्यूल्स टू गो अवे. दिस इज हॉट, दिस आर हॉट मॉलिक्यूल्स. तो ये फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे. तो फोर्स कन्वेक्शन में यू आर फोर्सिंग द मॉलिक्यूल्स टू गो फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन. तो नेचुरल नहीं है, फ्री नहीं है. देन वी सॉ रेडिएशन. रेडिएशन में सिर्फ इतना ही बोलूंगा मैं कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. It is the only mode of transfer of heat in which if the two bodies are not in contact, physical contact में नहीं भी है, तो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट ट्रांसफर होगा. क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये फास्टेस्ट भी है और द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. जैसे कंडक्शन के लिए आपको मटेरियल मीडियम चाहिए. जैसे आयरन रॉड है, तो एक एंड, आयरन रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होने के लिए बीच में मटेरियल है तो ट्रांसफर हो रहा है, राइट. अगर आपने रॉड को कट कर दिया बीच में से, तो देयर विल बी नो वे, मतलब आई कैन नॉट डू दिस. मैं यहाँ पे इसको हीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बी एंड पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हीट पहुंच जाएगा. इज नो वे. कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है. रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, राइट. गुड. देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने देखा था. सिंपल एंड इजी. मैं इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सिर्फ इतना ही है कि अगर हम एक हॉट बॉडी को एक सराउंडिंग में रख देते हैं, कोल्ड सराउंडिंग में, अगर हॉट बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा. इसका मतलब उतना जल्दी उसका टेम्परेचर फॉल होगा. So Newton's law of cooling you can define in two different ways. Newton's law of cooling states that the rate of loss of heat को मैं डिनोट करता हूँ Q से, right? तो dQ by dt, rate of loss of heat, is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surrounding. है ना. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में, उतना ज्यादा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा. मतलब उतना फास्ट कूलिंग होगा, मतलब उतना ज्यादा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी होगा. So Newton's law can also be defined as the rate of fall of temperature of a hot body is directly proportional to difference in temperature of the body and the surrounding. Simple language. अब हमको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था. तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने कैलोरीमीटर लिया. कैलोरीमीटर में हमने हॉट वाटर डाला है, 2/3 हमने भरा है उसको, मतलब मिनिमम 66% हम लोग भर रहे हैं यहाँ पे. ओके. देन उसमें एक थर्मोमीटर हमने रखा है क्योंकि हमको टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा. एंड इसको हमने आइसोलेट नहीं किया बिकॉज वी वांट, यस, वी वांट द वाटर टू लूज द हीट, राइट. फिर आफ्टर एवरी 1 मिनट व्हाट वी आर डूइंग इज, हम
एक्चुअली टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो हम लोग हर 1 मिनट के बाद टेम्परेचर हम लोग चेक करेंगे, हम लोग नोट डाउन करेंगे टेम्परेचर। तो वी नोटिस दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस। थोड़ा ज्यादा उसका ये आएगा, बट एनीवेज समथिंग लाइक दिस। तो आप देखोगे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर था बॉडी का, है ना, और व्हाट यू कैन कंक्लूड इज, इसमें से कुछ कंक्लूजन लाने के लिए व्हाट यू विल डू इज, आप पहले स्लोप यहाँ पे निकालोगे। स्लोप मतलब जैसे dy बाई डी एक्स होता है, यहाँ पे dt बाई डी टी है, और स्लोप आपको पता है कि स्लोप इज एट दैट पॉइंट यू ड्रॉ टेंजेंट, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो मैं 2-3 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। तो यू सी we are drawing tangents at only 3 points just to have some confusion. A point पे, B point पे और C point पे, right? So what do we notice here is tangent drawn at A point, slope मतलब at A point is greater than the slope at B point, it is greater than the slope at C point. Right? स्लोप हमको बताता है व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे dy बाई डी एक्स हमको बताता है व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dt बाई dt बताता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। और हम देख रहे हैं यहाँ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम एट पॉइंट A इज मोर कंपेयर टू एट पॉइंट B कंपेयर टू एट पॉइंट C। इसका मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा था, ए पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा था, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी ज्यादा है। बी पॉइंट पे टेम्परेचर कम था, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी कम है। सी पॉइंट पे और भी कम था, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज स्टिल लेस, राइट? या तो आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इन दिस ग्राफ हमने क्या किया था, हमने ये dt बाई डी टी, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को हमने डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग प्लॉट किया है, एंड वी सी दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम, अगर मैं ओरिजिन पे देख रहा हूं, तो आई कैन सेफली से कि जब ये पॉइंट मतलब t माइनस टी जीरो इज जीरो, मतलब t इज इक्वल टू टी जीरो, मतलब बॉडी और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे है, तो हीट लॉस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीट तभी ट्रांसफर होता है जब एक बॉडी हॉटर हो, दूसरा बॉडी कोल्डर हो। जब T इक्वल टू टी जीरो बोलते हो, मतलब बॉडी और रूम का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम हो गया है। तो दिस पॉइंट हियर टेल्स यू दैट देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, मतलब देयर इज नो फॉल ऑफ टेम्परेचर। फिर मैं अगर ए पॉइंट पे देखता हूं इस ग्राफ में, तो व्हाट आई सी इज कि जैसे जैसे टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे dt बाई डी टी की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इफ यू इंक्रीज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग। फिर बी पॉइंट पे आप देखोगे कि जैसे मैंने सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस को और बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर और ज्यादा हो गया, राइट? तो दिस इज हाउ यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दैट्स इट, इतना ही हमको देखना था, रिवाइज करना था। एंड आई होप लास्ट सेशन में हमारा एक डिटेल में हुआ था, आज एक क्विक रिवीजन हुआ है, तो आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ। नोट्स मैं आज के लेक्चर में इंक्लूड करके अपलोड करने वाला हूँ। सो नाउ इट इज अ टाइम फॉर अस टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल बाकी रह गए थे। वी विल फिनिश दोज सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन we'll start with exercise 7.10. A thin aluminum plate has an area of 286 centimeter square at 20 degrees Celsius. Find its area when heated to 180 degree. तो आपको given quantities में
आपको गिवन क्वांटिटीज में इनिशियल एरिया दिया है A0 या फिर इसको आप A1 बोलो, दैट इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइनल एरिया फाइंड करना है, आपको फाइनल टेम्परेचर दिया है 180 डिग्री सेल्सियस, और आपको बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन उसकी वैल्यू दी है, बिकॉज यू शुड रिमेंबर दैट बीटा वाज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन बेसिकली। तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट फाइनल एरिया, एंड इट इज अ वेरी सिंपल टास्क। क्यों? क्योंकि यू ऑलरेडी नो फॉर्मूला फॉर दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट? Fractional change in volume is equal to beta delta t। भूल गए आप? लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भूल गए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी भूल गए, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया और सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी भूल गए। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं, और मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो यू शुड बी इमीडिएटली टेलिंग मी कि ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज रिलेटेड टू change in area. Change in area upon original area is equal to beta delta t। भूलना नहीं है, अभी तो उसी चैप्टर में हम लोग, हमने खत्म भी नहीं किया ये, और वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर 1 more year मिनिमम, क्योंकि ये JEE नीट में आता है, दोनों में इसमें क्वेश्चन आते हैं और बहुत आते हैं। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट A2। तो आपको याद होगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एरिया इंक्रीज होगा, मतलब डेल्टा ए वी विल राइट A2 minus A1 upon A1 equal to beta delta t। एंड इफ यू रिमेंबर, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मुझे इतना लिखना नहीं था, तो आई कुड हैव डायरेक्टली टोल्ड यू, क्योंकि आपने ये भी पहले यूज किया है। फाइनली A2 is equal to A1 1 माइनस की प्लस 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आएगा कि माइनस आएगा? क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा? सब भूल गए। स्टॉप राइटिंग। डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। A2 minus A1 is equal to A1 beta delta t। A2 is equal to A1 plus A1 beta delta t। A2 मतलब एरिया एट टेम्परेचर T2 is A1 1 plus beta delta t। तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा है वहां पे। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है तो आपका काम इजी है, नहीं तो ये सारे स्टेप्स जो लिखे थे मैंने परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो डू वी नो वैल्यू ऑफ A1? यस, है ना? राइट। तो इट इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखा है, क्योंकि फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखने वाला हूं मैं। 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी 180 माइनस 20 मतलब 160। तो यहाँ पे हम बेसिकली इस सेकेंड टर्म को, बीटा को डेल्टा टी से मतलब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशंस करते हो। 286 1 प्लस 4.9 10 पर माइनस 5, और ये आ गया आपका 160। तो 1.6 कर देंगे इसको, तो ये 10 पावर माइनस 3 बनेगा। सो दैट यू हैव टू डू। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करने वाला हूं, बिकॉज आई एम सपोज टू एंड आई एम अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, बट यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। तो मेरे एंड पे आई विल डू इट। 4.9 इंटू 160 784 होता है।
इंटू 10 पावर -5, उसमें मैं 1 ऐड करूंगा, मैंने 1.00784, दिस इज 1.00784, उसको मैं 286 से मल्टीप्लाई करूंगा, 286 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 288.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एक्सपेक्टेड भी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ना ही चाहिए। तो इनिशियल कितना था 286, फाइनल कितना है 288.24। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो this is how you are supposed to solve this question. Example 7.11. A liquid at 0 degree is poured in a glass beaker of volume 600 centimeter cube. तो गिवन क्वांटिटीज में क्या है वो देख लेंगे। लिक्विड का वॉल्यूम दिया है, क्योंकि लिक्विड आप जिस बीकर में डालोगे उतना ही वॉल्यूम लिक्विड भी ऑक्यूपाई करना चाहिए आइडियल केस में, राइट। देन टू फिल इट कंप्लीटली, liquid at 0 degree is poured in a glass beaker of volume 600 centimeter cube to fill it completely. The beaker is then heated to 90 degree. How much liquid will overflow? ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल जैसा ही केस है। दूध को खचाखच भर दिया, लगा दिया and it starts overflowing, right? Because liquid expands on heating. तो how much liquid will overflow? तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है समझना जरूरी है। नहीं, पहले तो आपको V1 दिया है, दैट इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री, देन फाइनल टेम्परेचर दिया है 90 डिग्री। उसके बाद रो ऑफ लिक्विड एंड रो ऑफ ग्लास दोनों दिया है आपको। तो रो ऑफ मतलब गैमा ऑफ लिक्विड, नॉट रो। तो गैमा ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है 1.75 into 10 power -4 per degree Celsius, and that of glass, क्योंकि ग्लास के बीकर में था ये, that is 2.75 into 10 power -5 per degree Celsius, right? तो फाइंड क्या करना है? You are supposed to find out, you are not supposed to find out V2, you are supposed to find out V2 minus V1. Initial volume V1, final volume V2, V2 minus V1, that is what you are supposed to find out, and I hope इन्होंने करेक्ट ही किया होगा। तो I see इन्होंने करेक्ट ही किया है, V2 minus V1 ही करना चाहिए था, right? So okay, तो first of all you are not supposed to find out directly V2 minus V1. Think of a situation, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने लिक्विड भर के रखा है, कंप्लीटली भर के रखा है, फुल्ली भर के रखा है। इसको मान लेना दिस कंप्लीटली फिल्ड, सो आई डोंट केयर इफ देयर आर सम ट्रेसेस लेफ्ट, तो मान लेना रफली ये फुल्ली फिल्ड लिक्विड है यहाँ पे। अब व्हेन आई हीट दिस, जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो दोनों एक्सपैंड होंगे। पहले होगा बीकर एक्सपैंड, क्योंकि पहले आप हीट दे रहे हो बीकर को, बीकर एक्सपैंड होने के बाद होगा आपका लिक्विड का एक्सपेंशन, राइट? करेक्ट। हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो will depend on the difference in the final value of volume of container and that of liquid. Imagine करो, हम जब इसको हीट कर रहे थे तो पहले हम हीट लिक्विड को डायरेक्टली कर नहीं सकते, हम करते हैं कंटेनर को हीट। जब मैंने कंटेनर को हीट किया तो कंटेनर का ही वॉल्यूम बढ़ गया, तो लिक्विड तो ओवरफ्लो होने से रहा,
इनफैक्ट इस सिचुएशन में लिक्विड थोड़ा सा नीचे अपीयर होगा हमको, क्योंकि कंटेनर जो है, कंटेनर इटसेल्फ एक्सपैंड हो गया। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास आने वाला है, वेयर इनफैक्ट यू विल इनिशियली नोटिस कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है लिक्विड का, क्योंकि कंटेनर एक्सपैंड हुआ है। फिर जब हीट इसके पास पहुंचेगी, किसके पास, लिक्विड के पास, तो फिर लिक्विड होगा एक्सपांड और फिर वो ओवरफ्लो होगा। इसका मतलब हमको पहले देखना है कि कितना कंटेनर एक्सपैंड हुआ, मतलब कितना ग्लास एक्सपैंड हुआ है, फिर देखना है कितना लिक्विड एक्सपैंड हुआ है, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी द ओवरफ्लो वॉल्यूम। राइट, समझा अच्छे से? थोड़ा लिक्विड को आप कैसे गर्म करते हो? वेसल में गर्म करते हो। वेसल कौन सा होता है, किस मेटल का होता है? मेटल का होता है, सम काइंड ऑफ मेटल, स्टेनलेस स्टील होगा या और कुछ होगा। व्हाट वी हैव लर्नड कि जब हम लोग मेटल को हीट करेंगे तो इट एक्सपैंड्स। उसमें मैंने कंप्लीटली लिक्विड भर के रखा था, तो मैं जब हीट करता हूँ तो मैं तो मेटल को हीट दे रहा हूँ ना, फिर मेटल से कंडक्ट होके, मतलब वहां पे पहले कंडक्शन हो रहा है, फिर लिक्विड को मिलेगा और फिर कन्वेक्शन होगा। तो जब हमने मेटल को हीट किया तो पहले मेटल ही एक्सपैंड हो गया। राइट, इसका मतलब उल्टा हुआ कि आपको दिखेगा कि वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि मेटल एक्सपैंड हुआ तो यू विल सी देयर इज अ फॉल इन द हाइट ऑफ लिक्विड, बट दैट इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम नॉर्मल लाइफ में नोटिस नहीं करते। फिर वो कंडक्शन के बाद जब लिक्विड के पास हीट गया तो अब लिक्विड स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो लिक्विड ओवरफ्लो कब होगा? जब एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज लेस देन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा है। करेक्ट? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फाइनल वॉल्यूम दोनों का निकालना पड़ेगा। राइट, फिर उसका डिफरेंस देना पड़ेगा। तो वही करना है आपको, फिर वैसा करते हैं हम। So I'll directly move to solution here. So what we are supposed to do is increase in volume. हमको फॉर्मूला पता है, we already know what is increase in volume formula, delta V, V gamma delta T. वेरी गुड। तो डेल्टा टी तो यहां से हमारे पास है ही 90, राइट, और इनिशियल वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही था, है ना? गुड। तो व्हाट आई डू इज फॉर सॉलिड, मतलब फॉर कंटेनर, फॉर वेसल जो भी लिखा है, फॉर बीकर delta V beaker will be equal to V gamma beaker and delta T. What is initial volume? Initial volume 600 centimeter cube into gamma for B is 1 beaker ना, glass is 2.75 into 10 power minus 5 into 90. तो पहले ही आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आई डू इट फॉर यू ऑन कैलकुलेटर, वैसे ओरली भी हो सकता है, सिर्फ थोड़ा टाइम जाएगा। ये 3 और ये -5, मतलब -2 बचा, तो -2 बचेगा। 6 को मैं 2.75, मतलब 6 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, फिर 0.75 मतलब 3/4, 6 का 3/4 होता है 1.5, तो 12 में 1.5 ऐड करूंगा मतलब 13.5, तो 13.5 को फिर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 13.5 को 9 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट बिग डील। 135, 13.5 में से आप 1.35 सब्ट्रैक्ट करते हो। मुझे आई डोंट लाइक टू प्ले विथ डेसिमल्स, मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं 135 इंटू 9 मतलब 1350 माइनस दिस। ये करना आसान है बहुत, वेरी इजी, बराबर। 1215, तो 1215 मतलब 121.5, मतलब ये आपका आ गया 121.5
5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर क्यूब में ही था। अब हमको निकालना है व्हाट इज डेल्टा वी फॉर लिक्विड। तो यहां पे क्या करोगे, V1 गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, देन okay, so we can easily calculate। तो हमारे पास डेल्टा वी एल वॉल्यूम दोनों का इनिशियल सेम था 600, गामा फॉर लिक्विड वाज 1.75 इंटू 10⁻⁻4 था, -4 था, देन इंटू डेल्टा टी वाज 90 अगेन। तो ये आएगा आपका 10⁻⁻1, फिर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, राइट, 6 इंटू 1.75 करोगे। जस्ट फॉर अ क्रॉस चेक मुझे ये भी चेक करने दो। आई थिंक इट इज नॉट 13.5, इट इज 16 पॉइंट समथिंग आएगा वो, जो मैंने लास्ट कैलकुलेशन किया है, क्योंकि आई शुड बी डूइंग 0.75, 3/4 करना चाहिए था मैंने। लेट मी जस्ट चेक, 6 इंटू 2.75 इंटू 9, राइट, यस, तो वो थोड़ा सा गलती हुआ था। तो ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 9 करने के बाद 148.5 आएगा ये टोटल। बाकी तो पावर के एडजस्टमेंट ही है सिर्फ। तो हियर इट इज 148.5, दिस इज 16.5, ठीक है, 148.5, ठीक है, गुड। Similarly, just to avoid mistakes, I'll do calculations again here. 6 into 1.75 into 9, 94.5. 94.5 into 10⁻⁻1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो दिस इज 1.485 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 1.485 centimeter cube, and here it is 9.45 centimeter cube. I told you earlier also, अगर लिक्विड को ओवरफ्लो होना है तो लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम एक्सपेंशन से ज्यादा ही होगा। Therefore, अमाउंट ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो, अमाउंट ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो is, so I better say volume here because it's not amount is like quantity, so volume कैसे करेंगे, is डेल्टा वी एल माइनस डेल्टा वी बीकर। तो ये आ गया 9.45 माइनस वो हमारे पास आया था 1.485, इसका जो भी डिफरेंस होगा सेंटीमीटर क्यूब में, that will be the final answer. So it is going to be around 7 point something, 7.9 something है क्या, है 7.965 centimeter cube. So our answers are matching with textbook answers also, right? So this is how you are supposed to solve this question. Easy, extremely easy. Next question. Put it here. Yes. So example 7.22. A metal sphere cools at a rate of 1.6 per degree Celsius, degree Celsius per minute when its temperature is 70 degrees Celsius. At what rate will it cool when its temperature is 40 degrees Celsius? The temperature of the surrounding is 30 degrees Celsius.
तो Newton's law of cooling you're supposed to apply. So first of all, you need to identify what are given parameters. A metal sphere cools at a rate of, मतलब dt by dt in case number 1 is 1.6 degree Celsius per minute. When its temperature, मतलब T1 is 70 degree Celsius, at what rate will it cool when its temperature is 40? The temperature of surrounding is 30 degree. T2 is 40 degree Celsius, right? You're supposed to find out dt by dt in case number 2. And this is a simple question since we already know, हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता है, ये मेरा assumption है कि आप सबको पता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग rate of fall of temperature is directly proportional to difference in temperature of the body and that of surroundings. तो इसका मतलब I can directly take ratio, क्योंकि फिर मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा व्हेन यू टेक रेशो. तो dt by dt 2 upon dt by dt1 is equal to t2 minus t0 upon t1 minus t0. d2 by dt1 तो फाइंड ही करना है, तो dt by dt2 ये फाइंड करना है. t2 minus t0, t2 was 40 minus 30, 70 minus 30 into dt by dt1 is 1.6, राइट? सिर्फ शिफ्ट किया उसको. गुड. तो 10 by 40 1.6, तो आपको मिल गया 1.6 by 4 0.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. और दिस इज वन मोर वेरिफिकेशन, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री पे आ गया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो गया, राइट? दिस क्वेश्चन इज द सेम दैट वी सॉल्व, ओवरफ्लो वाला केस था वही है, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन टुडे. Which will require more energy, heating a 2 kg block of lead by 30 Kelvin or heating a 4 kg block of copper by 5 Kelvin? Specific heat of lead is 128 joule per kilogram per Kelvin and that of copper is 387 joule per kilogram per Kelvin, right? So you should remember we have learned what we have learned, heat equation, and if you remember that अभी गिवन में जो भी दिया है, गिवन में आपको दिया हुआ है mass of lead block that is equal to 2, change in temperature delta T for lead block is 30 Kelvin, then specific heat for lead is 128 joule per kg per Kelvin, and of course mass of copper Cu is 4 kg, of course ये kg में है. Delta T for copper is nothing but 5K, and then you have been given specific heat for copper as 387 joule per kilogram per Kelvin. तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हीट इक्वेशन का, एंड हीट इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, ms डेल्टा T. तो आपको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, you just have to find out Q for lead, that is M lead, S lead and delta T lead. So M, S and delta T for lead.
Q energy. amount of heat supplied, and heat is energy, right? So which will require more energy, matlab which will require more heat. So m lead is 2 kilogram into s lead is 128 into delta, this is 30. The calculation is pretty simple here, बहुत सिंपल है ये. 128 का डबल आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये दिस इज मेमोरी जो आप 32 MB 64 MB 128 उसका डबल 256, 256 इंटू 3, 512. नहीं दैट इज इंटू 2, 512 होता है वो. 256. 256 में 128 और ऐड करो ना, 256 में 128 ऐड करो, 4183 है ना, बराबर, करेक्ट, करेक्ट है. मल्टीप्लाई बाय 3 करने को बोल रहा हूं मैं, अब हाँ बोल रहे हो, गुड. सो 128 इंटू 6 भी कर सकते हो, या फिर अगर आपका नंबर थियोरी अच्छा है, वेट वेट डोंट बी इन हरी, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128, तो ये 2 raised to 7 है into this, तो 2 raised to 8 कितना, कितना, 256, तो मैं वही बता रहा था, ये 256 है इंटू 3. अरे 250 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 750, बचा हुआ 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 18, तो 750 में 18 ऐड करोगे तो कितना होगा, 7680 इन टोटल आएगा ये, तो 7680 आएगा ये जूल में. सिमिलरली कॉपर के लिए आप करोगे, तो कॉपर के लिए मास ऑफ कॉपर इज 4 एंड दिस इज 387 एंड दिस इज जस्ट 5. तो ये और इजी है, क्यों, 5 into 4 is 20, तो 20 into 387, 387 into 2 कैसे करते हो, 400 into 2 मतलब 800, 13 कम था तो 26 कम करो उसमें से, 800 में से 26 कम मतलब कितना, 774, बराबर, 7740 जूल. हाँ, तो कॉपर के लिए हीट रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन लीड, तो हो गया, आंसर में कॉपर लिखा है. गुड, गुड. So we'll stop here and we'll continue with next questions in the next session.